करंट के रास्ते में एक किस्म की रेजिस्टेंस है ना, या क्या है वो इलेक्ट्रोलाइट का वो जो सारे कंसेप्ट है सर, वो एक दफा बता दें, बिल्कुल क्लियर नहीं है। एमसीक्यू में लिखने थे मुझे, एमसीक्यू लिखने थे, मैं फिर आपको बता देता हूँ। तो इसके आंसर देने की जरूरत ही नहीं, आप लोग खुद सॉल्व करें इसको। अच्छा जी, जिन्होंने मुझसे कहा था कि इंटरनल रेजिस्टेंस जो है उसको जरा एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है, ये आप देखिएगा। बच्चे आप बात सुन रहे हैं जिन्होंने इंटरनल रेजिस्टेंस का कहा था? यस सर। ठीक है, ये देखें, जब हमने बैटरी ये कंडक्टिंग वायर के साथ बैटरी को अटैच किया, बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। पॉजिटिव से करंट जो है वो फ्लो करेगा, ठीक है, करंट फ्लो करके नेगेटिव टर्मिनल पे आ जाएगा, सर्किट अपने चक्कर मुकम्मल करेगा। ये कंप्लीट सर्किट है, क्लोज पाथ है। ये पॉजिटिव चार्जेस, कन्वेंशनल करंट की बात करेंगे, पॉजिटिव चार्जेस जो है वो नेगेटिव प्लेट पे आके एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएंगे, इकट्ठे होना शुरू हो जाएंगे। उसका ये हमारे पास लॉस होगा कि पॉजिटिव चार्जेस यहाँ पर कम होना शुरू हो जाएंगे, यहाँ पर ज्यादा होना शुरू हो जाएंगे। तो जब तक पॉजिटिव चार्जेस हाई प्लेट पर रहेंगे, करंट जो है वो सस्टेन रहेगा, फ्लो करता रहेगा। हम ये चाहते हैं कि ये चार्जेस जो हैं, इन चार्जेस को लो पोटेंशियल से उठाकर हाई पोटेंशियल की तरफ दोबारा लेकर जाएं। तो लो से हाई उठाने के लिए इन चार्जेस को एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगी। वो एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए हम बैटरी के टर्मिनल में ना एक इलेक्ट्रोलाइट रखते हैं, वोलेटाइल होता है। ये ऐसा इलेक्ट्रोलाइट होता है जिसमें ऑटोमेटिकली केमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं, और केमिकल रिएक्शन की वजह से ना केमिकल एनर्जी जो है वो निकल रही होती है इलेक्ट्रोलाइट में से। अब वो केमिकल एनर्जी जो है ना, असल काम उसका है, उस केमिकल एनर्जी ने इन पॉजिटिव चार्जेस को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से उठाकर पॉजिटिव पर वापस लेकर आना है, ठीक है। अब जब उसने वापस लेकर आना है, तो फॉर एग्जांपल ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव है, तो नेगेटिव पॉजिटिव के दरमियान में से उसने उसको लेकर आना है, पॉजिटिव चार्जेस को, ठीक है। अब जब इलेक्ट्रोलाइट में केमिकल रिएक्शन होंगे तो इलेक्ट्रोलाइट में भी आयंस होंगे, ठीक है। ये पॉजिटिव चार्जेस जो हैं इन आयंस के साथ कोलिजन करेंगे, ठीक है। नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव तक जाते हुए ये पॉजिटिव चार्जेस जो है इलेक्ट्रोलाइट के आयंस के साथ कोलाइड करेंगे। इन पॉजिटिव चार्जेस की इलेक्ट्रोलाइट के उन आयंस के साथ जो कोलिजन है वो बेसिकली इंटरनल रेजिस्टेंस कहलाता है। सर एक क्वेश्चन है सर 1.5 ओम से आंसर सर। हाँ जी 1.5 है, ठीक है। बच्चे आपने जिन्होंने बात की है उनको बात क्लियर हुई कि रेजिस्टेंस इंटरनल क्या होती है? जिन्होंने इंटरनल रेजिस्टेंस का पूछा था उन्हें ये बात क्लियर हो गई है? सर इसका आंसर क्या है क्वेश्चन का? 1.5 ओम। 1.5 चले, मुझे उम्मीद है कि समझ आ गई होगी, पता नहीं मेरी बात भी जा रही है कि नहीं। इसका जो आंसर है 1.5 ओम है। यस सर, आ गई है। चले ठीक है, थैंक यू। इसका जो फार्मूला है आर हमने फाइंड करना है,
तो इस केस में फॉर्मूला बनेगा E माइनस VT डिवाइडेड बाय I, ठीक है। ये जो बैटरी है ना ये EMF है, और ये जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की अप्लायंस है इससे फॉर्मूला बनेगा E माइनस IR डिवाइडेड बाय I, ठीक है। इससे आपको सॉल्व करना है। एंड इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट ये था, जो बैटरी की से हमने बैटरी अप्लाई की है वो रेजिस्ट बेसिकली 6 वोल्ट EMF है, और जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के पे जो वोल्टेज का ड्रॉप है या वोल्टेज जो वहां पर होगा वो बेसिकली VT है। तो VT को आपने फर्दर एक्सपेंड करना है IR में। सर तो ये सब जैसे है, आपने केसेस, सर आपने केसेस करवाए हैं ओपन सर्किट चार्जिंग डिस्चार्जिंग के। सर एक केस होता है शॉर्ट सर्किट का भी, तो उसमें EMF और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के दरमियान क्या रिलेशन होता है? शॉर्ट सर्किट में तो जीरो हो जाएगा ना। शॉर्ट सर्किट होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। सर ठीक क्या है ना? जीरो होगा? शॉर्ट सर्किट में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो है ना, किसी शॉर्ट सर्किट अगर होता है तो शॉर्ट सर्किट में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो, एक मिनट ठहरो, किसी भी हर दो पॉइंट्स पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस वो इक्वली होगा। शॉर्ट सर्किट में भी इक्वली होंगे मेरा ख्याल है। तो शॉर्ट सर्किट में रेजिस्टेंस हमारी जीरो नहीं हो सर जाती? जीरो हो जाएगा। वी रेजिस्टेंस VT जीरो हो जीरो हो जाती है ना असल जाएगा। में, तो फिर वो IR लगाएंगे तो फिर आपका V भी जीरो आ जाता है। एक मिनट ठहरिएगा। क्या बोले, क्या करें आप लोग? सर जब शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो हमारी जो रेजिस्टेंस होती है वो जीरो हो जाती है, तो अगर आप V इंटू IR लगाएं तो R जीरो है तो फिर आपका वो VT भी जीरो आ जाएगा। हाँ ठीक है। शॉर्ट सर्किट में जो आर है वो जीरो हो जाती है, क्योंकि करंट जो है वो फ्लो करता है, उससे रेजिस्टेंस नहीं होती, और वो सर करंट मेरे ख्याल से इनफाइनाइट हो जाता है शॉर्ट सर्किट में। नहीं, करंट इनफाइनाइट होगा सर, रेजिस्टेंस जीरो होगी तो करंट इनफाइनाइट ही होगा। सर टर्मिनल जीरो हो जाता है, टर्मिनल वोल्टेज। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा। वोल्टेज ही हो गया ना। हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि रेजिस्टेंस जो है वो जीरो हो जाएगी। हाँ सही है। टर्मिनल अगर शॉर्ट सर्किट होता है तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा। सर लेकिन EMF तो फिर भी होगी ना? EMF तो फिर भी होगी, क्योंकि EMF तो इस इलेक्ट्रोलाइट पर डिपेंड करती है ना। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस शॉर्ट सर्किट के केस में जीरो होगा। सही बात है आपको। सर ये दो केसेस होते हैं शॉर्ट सर्किट के। अगर बैटरी का शॉर्ट सर्किट होता है तो जो EMF है वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल आ जाता है, मगर अगर जो है पोटेंशियल डिफरेंस टर्मिनल वाले का शॉर्ट सर्किट हो तो जो EMF है वो इंटरनल रेजिस्टेंस वाली जो E इज इक्वल टू स्मॉल IR हो जाता है। दोबारा बताएं, शॉर्ट सर्किट के कौन से टाइप्स बताएंगे आपने? सर अगर बैटरी का शॉर्ट सर्किट होगा तो जो EMF है वो पोटेंशियल जो है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के उसके बराबर आ जाएगा, E इज इक्वल्स टू VT। और एक होता है जो सिस्टम है उसका शॉर्ट सर्किट होना। अगर सिस्टम का शॉर्ट सर्किट होगा तो जो EMF है वो E इज इक्वल्स टू I स्मॉल r हो जाएगा। वही हो गया ना, सिस्टम के केस में तो VT जीरो हो जाएगा, इज इक्वल टू IR आ जाएगा, वो तो ठीक है। दूसरा अगर बैटरी का अगर शॉर्ट सर्किट होता है उसका आपने दोबारा बताया मुझे, क्या बताया? बैटरी का शॉर्ट सर्किट जो आपने बताया, तो जो EMF है वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा। बैटरी का शॉर्ट सर्किट अगर होता है तो ये, और इसका मतलब है ओपन सर्किट वाला केस बन जाएगा बैटरी का शॉर्ट सर्किट में। आप ये कहना चाह रही हैं सर जीरो ही होना चाहिए। शॉर्ट सर्किट में? ये बहरहाल ये बात आप लोगों ने भी डिस्कस की है। एक पॉइंट वो ठीक है जो इन्होंने अहमद ने और कहा था, कौन
किसने ये डिस्कस किया कि शॉर्ट सर्किट, सिंपल शॉर्ट सर्किट में जो है सर एलएमएस को जो सर ने बताया था ना शॉर्ट सर्किट का, उन्होंने सिंपल पॉइंट बताया था कि रेजिस्टेंस जीरो हो जाती है शॉर्ट सर्किट में, हाँ, करंट वो इनफाइनाइट ठीक हो है, जाता है और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस वो जीरो होगा। वो जीरो आईआर होगा, जो ये तो ठीक है, ये तो ठीक है, बात समझ आ रही है, ये तो ठीक है। लेकिन वो सिस्टम का और बैटरी का लेवल अलग जो कह रहे हैं वो उसको मैं देखूंगा फर्दर, उसको देखेंगे, उस पर डिस्कस कर लेंगे फर्दर। लेकिन अभी मैं सर मुझे ये उसका फिलहाल नहीं। लास्ट एलएमएस पे पढ़ाया था ऐसे, मैंने तो लास्ट ईयर वाली बात बताई जो एलएमएस पे पढ़ाई थी लास्ट ईयर। चले मैं डिस्कस करूंगा, मुझे इसका आइडिया नहीं है, मैं अभी इस बारे में कुछ नहीं कह सकता, इसको मैं डिस्कस कर लूंगा। उसके बाद जो इलेक्ट्रिकल पावर है, जैसे हमने मैकेनिक्स में पढ़ी थी पावर डब्ल्यू। सर यही वाली बात ना बुक के पेज नंबर 45 पे डायग्राम के जरिए शो की हुई है। चले मैं देख लूंगा, उसको कर लेंगे डिस्कस, ठीक है। ये कल मैं आपके साथ डिस्कस लाजमी करूंगा इस पॉइंट को भी। इलेक्ट्रिकल पावर जो हमने उसमें पढ़ी थी फर्स्ट ईयर में, वो थी मैकेनिकल पावर। किसी भी मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट से, किसी मशीन से जो पावर प्रोवाइड की जाती है वो मैकेनिकल है, और इलेक्ट्रिकल सर्किट से जो पावर प्रोवाइड की जाती है वो बेसिकली इलेक्ट्रिकल पावर होती है। इसके फॉर्मूलाज हैं, P इज इक्वल टू VI, वोल्टेज और करंट है, P इज इक्वल टू I स्क्वायर R, ठीक है। ये सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए, ठीक है, यानी अगर पावर जो है वो सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम है तो पावर रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितनी पावर ज्यादा, रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, पावर की डिसिपेशन उस जगह पर उतनी ज्यादा होगी। उसके अलावा एक फार्मूला होता है जी V स्क्वायर ओवर R, ठीक है। इस केस में है अगर वोल्टेज सेम हो तो पावर और रेजिस्टेंस जो है वो एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। इसका मतलब है कि जितनी रेजिस्टेंस कम होगी पावर डिसिपेशन उतनी ज्यादा होगी। वोल्टेज क्योंकि कांस्टेंट है, सेम है, उनके पास एनर्जी सेम है, उनको एक जगह से दूसरी जगह जाना है, रेजिस्टेंस कम हो या ज्यादा, पावर डिसिपेशन जो है एवरेज जो देखेंगे तो पावर डिसिपेशन ओवरऑल ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, इनके यूनिट्स आप लोग देख लीजिएगा। इसका यूनिट ये जो है वोल्ट एम्पियर होगा, ठीक है, वोल्ट एम्पियर है। इसका यूनिट होगा एम्पियर स्क्वायर ओम, और इसका यूनिट होगा वोल्ट स्क्वायर ओवर ओम, ठीक है। इसको फर्दर आगे सॉल्व करेंगे, ऐसा यूनिट में इसको आप ले जाएं। बाकी पावर डिसिपेशन के यही फार्मूला है जो पावर डिसिपेट होती है सर्किट में। तो पावर के बारे में एक दो चीजें याद रखिएगा कि पावर दो तरह की होती है, एक होती है रेटेड पावर, एक होती है पावर डिसिपेटेड। डिसिपेटेड वो है जो पावर ने कंज्यूम होना है, इलेक्ट्रॉन ने इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में जो पावर लेके जाना है, एनर्जी पर यूनिट टाइम उसको मिलनी है, ठीक है। वो एनर्जी पर यूनिट टाइम जब उस इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में जाएगा उसको वो यूटिलाइज करेगा, ठीक है। कोलिजन की वजह से वहां पर पावर डिसिपेट होगी, वो बेसिकली पावर की डिसिपेशन है, ठीक है, जो पावर वहां पे डिसिपेट होनी है। और दूसरी पावर होती है रेटेड पावर। रेटेड पावर वो होती है कि जब किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को डिजाइन किया जाता है ना, तो जिसका एक वोल्टेज होता है ना 220 वोल्ट, इसी तरह पावर को भी इस मद्देनजर रखा जाता है कि इस इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को कितनी पावर प्रोवाइड करनी है। उस पावर के अक्रॉस उसके अक्रॉस पर हम स्टडी करते हैं कि इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट को कैसे डिजाइन करना है। जिस वैल्यू को सामने रखकर इंस्ट्रूमेंट को डिजाइन किया जाता है ना, वो बेसिकली रेटेड कहलाती है। पावर है तो रेटेड पावर है, वोल्टेज है तो रेटेड वोल्टेज है, ठीक है। एक होती है रेटेड वोल्टेज रेटेड पावर, एक होती है पावर कंज्यूम्ड और वोल्टेज कंज्यूम या वोल्टेज जो अप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। फार्मूला दोनों का यही होगा, लेकिन ये है कि पावर कंज्यूम होगी या पावर कंज्यूम या डिसिपेट होगी या पावर जो है वो रेटेड होगी। सर ग्रेड लफ्ज है, ग्रेड कि रेट आपने बोला है? रेट, ओके सर। रेट से मुराद ये टाइम नहीं है, रेटेड यानी कि किस के लिहाज से उसके इंस्ट्रूमेंट को डिजाइन किया गया है।
सर ये दोबारा बता दें ये कॉन्सेप्शन क्या चीज? बता दें, ये कॉन्सेप्ट दोबारा बता दें प्लीज, रेटेड और डेसिपेटेड पावर का। मैं बताता समझ हूँ, नहीं आई। मैं लिख लेता हूँ, एमसीक्यू को लिखना, मैं बताता हूँ। इसको सॉल्व करें आप लोग, मैं आपको फर्दर जो कहा है वो बताता हूँ। एक होता है वर्ड रेटेड पावर, पावर है या एक वोल्टेज हो सकता है, होता है कंज्यूम। बैटरी जो है ना, हमने एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को डिजाइन करना है, एक एसी बनाना है एक कंपनी में, ठीक है। उसने जब एसी बनाना है तो उसने ये देखना है, पाकिस्तान में फॉर एग्जांपल हमारे पास एसी की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, और उसके अलावा जो वोल्टेज हमें मिल रहे हैं वोल्टा की तरफ से वो होते हैं 220 वोल्ट, 40 तक वेरी करते हैं लेकिन वो ना होते हैं 220 वोल्ट तक है। यानी जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है वो 220 वोल्ट पे डिजाइन होनी है, ठीक है। जितने वोल्टेज पे उसको डिजाइन करना है ना, या जिस वैल्यू को मद्देनजर रखते हुए इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को हमने डिजाइन करना है, वो वैल्यू रेटेड कहलाती है। वो रेटेड पावर भी हो सकती है, वो रेटेड वोल्टेज भी हो सकता है। रेटेड की बात आपको समझ आ गई क्या है? यस सर, यस ठीक सर। है। अब एक चीज को हमने बना लिया, एक एसी को हमने बना लिया, हमें पता है 220 वोल्ट जो है वो यहाँ पर मिलने हैं, उसके अकॉर्डिंग एसी बनाया, उसको फिट किया, चला दिया। अब इस एसी में बेसिकली कैसे चलता है, करंट इसमें मिलता है, करंट का मतलब इसको इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, इस एसी के जो वायर्स है, एसी की जो रेजिस्टेंस है, इसकी वायर्स हमने मूव करके जाना है। जो इस एसी ने, एसी की वायर्स ने, एसी के सर्किट ने इलेक्ट्रॉन पे रेजिस्टेंस देनी है, उस रेजिस्टेंस की वजह से इन इलेक्ट्रॉन्स की जो पावर है, ठीक है, वो डिसिपेट होगी, ठीक है। वो पावर जो है, मतलब कह लेंगे जो हीट की फॉर्म में जाया होगी, वो पावर जो है वो पावर कहलाएगी पावर डिसिपेशन, ठीक है। और जब इलेक्ट्रॉन्स ने आना है, आकर उन्होंने अपनी एनर्जी इस एसी को प्रोवाइड करनी है, इस एसी ने आगे चल पड़ना है, ठीक है। जो एनर्जी उन्होंने पर यूनिट टाइम इस एनर्जी को प्रोवाइड की है ना चलाने के लिए, वो पावर कंज्यूम कहलाती है। एनर्जी पर यूनिट टाइम जो होगी, ठीक है, वो पावर कंज्यूम है। रेटेड फॉर्म में लॉस कर देंगे, वो पावर डिसिपेशन है। और जिस पर इसको डिजाइन किया गया वो रेटेड है। सो इसका आंसर अल्फा सर बीटा 25 वाट। अल्फा और अल्फा ऑप्शन इसका जो फार्मूला है बेसिकली पावर वोल्टेज है ना, तो V²/R, ठीक है। अब यहाँ पर हमने पावर कंज्यूम फाइंड करनी है ना, पावर कंज्यूम है तो वोल्टेज और कंज्यूम या अप्लाइड वोल्टेज है ना, जिस पर हमने कंजम्पशन को फाइंड करना है, वो है 1/10 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय R। R नहीं है हमारे पास, R के लिए क्या करें? R के लिए हम देखते हैं हमें रेटेड पावर और वोल्टेज गिवन है। ये जो रेटेड पावर रेटेड वोल्टेज है, यहां से हम R को फाइंड करेंगे, स्क्वायर ओवर PR का स्क्वायर, ठीक है।
220 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से आप सॉल्व करके आर की वैल्यू में पुट करेंगे तो आंसर जो है वो आपका अल्फा ही बनेगा। सर इसका एक थोड़ा सा आसान तरीका भी है। क्या जी सर, इसको आर को कंसीडर ही नहीं करें मतलब। हाँ जी सर, वो p प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर है ना, तो जी हमारी जो v हाफ हो रही है लेकिन उसका स्क्वायर से ताल्लुक है, तो वो 4 हो जाएगी। तो 4 से डिवाइड कर दें 100 को 4 से डिवाइड कर दें 25 आ जाएगा। ठीक है, वो भी कर लें, लेकिन वो भी कर लें, ठीक है वो, ठीक है। एक मिनट पहले इसको समझा दो, ठीक है। यहाँ से इस एमसीक्यू में ये चीज हमने देखी है कि जो पावर कंज्यूम्ड है या पावर रेटेड है, दोनों सूरतों में फॉर्मूला वही लगेगा, लेकिन फॉर्मूला लगाकर वैल्यूज वो हम उसमें अप्लाई करेंगे, वैल्यूज वो इनपुट करेंगे जो वैल्यूज जो है वो गिवन है। ठीक है, तो इससे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं इजीली। सर सिंपल इसमें मैंने ये भी P1 तो by लग P2 सकता है। equals to V1 by V2 वाले फॉर्मूले से किया तो उसमें वही आंसर आ रहा है। आपने वो उससे किया है रेशो वाले से? जी रेशो से किया। तो रेशो से कर लें, उससे भी आ जाएगा। जो इन्होंने बताया कि P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर है, उससे भी ठीक है कि V हाफ हुआ है तो स्क्वायर रूट करेंगे तो वो 2 टाइम रह जाएगा। पावर सर 1/4 है। सर ये जो आपने 1/4 कम हो जाएगी। सर ये जो वो भी आपने ठीक है। नीचे लिखा है ये पावर स्क्वायर क्यों हुआ है? आपने स्क्वायर क्यों किया पावर को? V ओहो स्क्वायर नहीं है, नहीं बच्चों आपके इस चैप्टर में जो इलेक्ट्रॉन इसमें था करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला, इसमें यही कुछ ही था। मैं बाकी फर्दर हेड ऑफिस से पूछ लूंगा, अगर उन्होंने कहा तो आप लोगों को वो करवा दिए जाएंगे रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन वगैरह भी। सर इसका आंसर क्या है, ये लास्ट क्वेश्चन जो आपने करवाया? 25 अल्फा ऑप्शन है। सर हम लोग, आप ये मुझे दोबारा एक्सप्लेन कर सकते हैं प्लीज? क्या चीज? सर ये यही क्वेश्चन दोबारा से एक दफा एक्सप्लेन कर दें प्लीज। इसको अब बच्चों ने डिफरेंट तरीकों से किया है। ठीक है, आप इनको रेशो से भी कर सकते हैं। मैंने आपको ये बताया कि रेटेड या अगर कंज्यूम कोई भी पावर आ जाए, आप यही फार्मूला अप्लाई करके P स्क्वायर ओवर R से सॉल्व करेंगे। फार्मूला हमारे पास है P इक्वल टू V स्क्वायर ओवर R। पावर कंज्यूम हमने कंज्यूम फाइंड करनी है ना, तो वोल्टेज भी वो होगा जो कंज्यूम के लिए हमने अप्लाई किया 110। रेजिस्टेंस हमारे पास मौजूद नहीं है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस जो है ये जो रेटेड पावर की वैल्यूज है ना, जिसमें ये रेटेड वोल्टेज है और ये रेटेड पावर है। ठीक है, इससे हम ये रेजिस्टेंस को फाइंड करेंगे, इस वैल्यू को आप यहाँ पर पुट करेंगे तो आपके पास पावर कंज्यूम आ जाएगी। उसके अलावा अगर आप इसको रेशो से फाइंड करना चाहते हैं तो रेशो से भी फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि पावर और वोल्टेज गिवन है तो ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्ट हैं। P कंज्यूम और P अगर रेटेड करते हैं इज इक्वल टू V कंज्यूम ओवर रेटेड का स्क्वायर, उससे भी हो जाएगा। सर एक क्वेश्चन है। सर एक वायर है, उसकी रेजिस्टेंस R है और उसमें जो हीट प्रोड्यूस होती है वो H है। अगर हमने उस वायर को मतलब 2 इक्वल पार्ट्स में कट कर दिया है तो हर पार्ट में कितनी हीट प्रोड्यूस होगी? सर ये क्वेश्चन था मतलब LMS पे था मेरे ख्याल से। हीट इसकी 2 टाइम्स होगी। एक वायर है, उसमें से करंट पास कर रहा है, उसमें उसकी वजह से हीट प्रोड्यूस हो रही है। वायर को हमने हाफ कर दिया है। ठीक है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड। जी सर, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब हीट जो है वो एक पार्ट की हीट कितनी होगी ये पूछ रहा है ना? जी जी सर। हाफ हो जाएगी। सर क्या किस तरह मतलब ये आई स्क्वायर आर टी है ना, आई कांस्टेंट रहेगा, टी जो है वो टाइम भी कांस्टेंट रहेगा।
यूनिट, क्योंकि ये टाइम क्रॉस सेक्शन का टाइम होता है, हर क्रॉस सेक्शन का टाइम सेम रहेगा। तो सर लेंथ के आई 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 कांस्टेंट तो मेरे ख्याल से नहीं रहेगा, वो डबल होगा। रेजिस्टेंस हाफ होगी, लेंथ हाफ होगी, तो आई तो डबल होना चाहिए। यार एक मिनट ठहरेगा, एक मिनट ठहरेगा, मैं कॉल सुन लूं। ठीक है, मैंने वो खबर नहीं मिली, मैं तुम दास्ता हूँ। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफ़िज़। हाँ जी अहमद, अब बताओ, अब बात करो, दोबारा क्या कह रहे थे? सर क्वेश्चन यही था कि मतलब एक क्वेश्चन मैं वायर है, समझ गया हूँ, क्वेश्चन मैं समझ सर गया हूँ। एक आप पार्ट में मतलब कितनी हीट प्रोड्यूस होगी? सर इसका जवाब डबल ही था। इसका जवाब डबल ही होगा, हाफ नहीं होगा, डबल होगी। सर हाँ डबल रेजिस्टेंस तो होगा। हाफ होगी ना, लेंथ हाफ होगी तो रेजिस्टेंस तो हाफ होगी, लेकिन रेजिस्टेंस के हाफ होने से करंट भी डबल होगा। तो करंट स्क्वायर में है, ठीक है, तो 4 आई स्क्वायर आर ओवर टी, आर ओवर 2, तो 2 सा 4 मतलब 2 आई स्क्वायर आर टी, मतलब 2 हाँ टाइम्स ऑफ द हीट प्रोड्यूस। तो सर अगर हम फॉर्मूला ही फर्क यूज कर ले वी स्क्वायर ओवर नहीं आर नहीं वाला, नहीं उसमें नहीं, जब एक आर बाई मिनट 2 होगा तो 2 ऊपर आ जाएगा। एक मिनट ठहरे हैं, और मेरी बात तो सुन ले अहमद, आप एक मिनट ठहरे हैं, आप बाद में पूछेगा क्वेश्चन, पहले मैं ये क्लियर करूं। आई स्क्वायर आर टी में अगर रेजिस्टेंस को हम हाफ करते हैं, ठीक है, जी सर। तो आप ये कह रहे हैं करंट 2 टाइम्स हो जाएगा। जी ठीक सर। है, आप करंट 2 टाइम उस वक्त होगा जब वोल्टेज कांस्टेंट होगा। अगर कोई क्योंकि ये हमने पढ़ा था R इज इक्वल टू बी ओवर आई है ना, ये I इज इक्वल टू बी ओवर आर है। अगर वोल्टेज कांस्टेंट होगा तब आप ये कह सकते हैं कि करंट और रेजिस्टेंस जो है वो एक दूसरे के इनवर्स हैं, अदरवाइज आप नहीं कह सकते, क्योंकि अगर रेजिस्टेंस कम या ज्यादा होगी, रेजिस्टेंस जो है वो इंडिविजुअल आई या वी पर डिपेंड नहीं करती। ठीक है, ये आपका आंसर ठीक है, लेकिन लॉजिक उसकी यहाँ से बन नहीं रही। आपको ये सॉल्यूशन जो है मेरा ख्याल है बी स्क्वायर ओवर आर टी से तो नहीं गिवन वहां पर?
अगर आप इसको एलएमएस से देखा है। सर मैं देखता हूँ, मतलब असल में ये मुझे एमसीक्यू याद है कि इसका हम लोग इस तरह करते थे कि आई स्क्वायर आर टी की बजाय ना, क्योंकि जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है उसको हम लगाते होते हैं पैरेलल में, घरों में जब भी यूज करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, ठीक है। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये हीट बेसिकली एनर्जी है ना, एनर्जी पीटी के इक्वल है, पी पावर है टी टाइम है, जी सर। तो ये आ जाएगा वी स्क्वायर ओवर आर इंटू टी, और पैरेलल कॉम्बिनेशन की वजह से V कांस्टेंट है तो एनर्जी और जो रेजिस्टेंस है वो इनवर्स है। आप R को बाय 2 करेंगे वो फिर 2E हो जाएगा। ये इसकी जो लॉजिक है ना वो ये वाली है, आप वाली लॉजिक यहाँ पर अप्लाई नहीं होती। आंसर आपका ठीक है लेकिन लॉजिक जो है ना आप दे रहे हैं वो यहाँ पे अप्लाई नहीं होती। मेरा ये ख्याल है कि जो आपने जो बात की है उसको लॉजिकली इस तरह एक्सप्लेन किया जा सकता है। अब आप बोल रहे हैं आपकी भी समझ लग गई है मुझे, मतलब आप ये कह रहे हैं एनर्जी इज इक्वल टू पी टी, पी की जगह पे मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला वी स्क्वायर ओवर आर, तो वी कांस्टेंट, आर और पी का मतलब इनवर्स है, टाइम वैसे ही मतलब कांस्टेंट है, तो टाइम तो क्रॉस सेक्शन का है ना, टाइम क्रॉस सेक्शन का वो सेम ही रहता है, टाइम का तो कोई रिलेशन नहीं ना, मतलब तो आर हाफ होगी तो ठीक है सर, हीट मतलब ये है वो आपके वाला यहाँ पर अप्लाई नहीं होता। हाँ वो ये कहते हैं कि रेजिस्ट अगर वोल्टेज कांस्टेंट है फॉर एग्जांपल, ठीक है ना, फिर आप कहेंगे कि अगर आर को हम 2 टाइम्स कम करेंगे तो करंट जो है वो 2 टाइम इंक्रीज होकर 4 होगा। अदरवाइज अगर एक चीज कांस्टेंट नहीं है तो दूसरी चीज को आप इसके साथ रिलेट नहीं कर सकते, ठीक है। ओके सर, ओके। हाँ जी, अब बोल रहे हैं वो दूसरे स्टूडेंट कौन सा क्वेश्चन करना चाह रहे थे? सर अगर आप मेरी बात करें, मैं कोई सवाल नहीं करना चाहता, मैं भी ये बात करता कि हम इसके ऊपर आई स्क्वायर आर टी की जगह वी स्क्वायर ओवर आर लगा के उसको ज्यादा साइंस से सॉल्व कर सकते थे। इसी क्वेश्चन की बात कर रहे हैं जी जो जी, डिस्कस हुआ है। इसी का मैं कहता कि उसके ऊपर वी स्क्वायर ओवर आर लगाना चाहिए था। हाँ वो 20 कर और 8 लगेगा। आई स्क्वायर 8 उनका आंसर ठीक है, अहमद ने जो आंसर बताया ना वो ठीक है, वो 2 टाइम्स ही होगा, ठीक है ना। लेकिन वो उसके लॉजिकली वो लॉजिक नहीं थी कि वो अगर रेजिस्टेंस कम होती है तो करंट जो 2 टाइम्स होगा, वो करंट और रेजिस्टेंस उस केस में इनवर्स है अगर वोल्टेज कांस्टेंट होगा। तो सर ये फार्मूला एक बार आप बोर्ड पे लिखते हैं कि आप कौन सा इसमें यूज करेंगे सर इसी क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में सर ये जो भी डिस्कस हो रहा है। ऐसा एक क्वेश्चन ना कीट्स की बुक में भी है। सही है, जो हीट होनी है ना उसको F से डिनोट करता होती है आई स्क्वायर आर टी, ठीक है। ये हीट बेसिकली एनर्जी है, एनर्जी का फार्मूला हम पढ़ते हैं पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम, ठीक है। तो इस केस में आई स्क्वायर आर है, या अगर आपको कोई कॉम्बिनेशन गिवन नहीं है तो पावर होती है v स्क्वायर ओवर r इनटू t इज इक्वल टू एनर्जी, ठीक है। इससे क्योंकि घरों में ये कॉन्सेप्ट हम यहां से ये लेते हैं कि घरों में जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है वो हमेशा पैरेलल में लगती है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में v जो है वो कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है। v इसमें कांस्टेंट हो जाता है तो e जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी r के। ये लॉजिक यहाँ पे अप्लाई होती है। सर वैसे ना क्वेश्चन में ये पैरेलल वाली बात नहीं थी उसने की है ना इसने ये कहा था कि वोल्टेज कांस्टेंट है। देखें यहाँ पर एक बात याद रखें, कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है हम घरों में सीरीज में लगाते हैं पैरेलल में लगाते हैं? पैरेलल में। तो वो इसलिए ये कॉन्सेप्ट अप्लाई हम करेंगे, यानी कि अगर एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है वो जाहिर बात है पैरेलल में ही घर में लगेगी, सीरीज में नहीं लगेगी। सर जी सर मैं कह रही हूँ कि ऐसा एक क्वेश्चन कीट्स की बुक में भी है, मैंने आपको वो क्वेश्चन सेंड किया, अगर आप देख सकें वो। अभी सेंड किया है? जी अभी किया है सर, क्योंकि उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, उसमें बस ये बोला है कि रेजिस्टेंस इज हाफ, तो आप फिर बताएं। आप ये देख लें एक बार, क्या पता ये ना हो जो दूसरे लोग पूछ रहे हैं इसके बारे में, पर आई गेस ये है। कौन सा क्वेश्चन है? सर क्वेश्चन नंबर 23। Wire is cut into two equal parts, its resistance becomes R by 2. What happens to? नहीं ये तो रेजिस्टिविटी का कॉन्सेप्ट आ गया।
ओके सर, मुझे लगा वायर कि को एक नहीं, कोई बात नहीं, वायर जो है उसको अगर आप काटते हैं, ये एक वायर है, इसकी रेजिस्टेंस R है, ठीक है, इसकी रेजिस्टिविटी रो है और इसकी लेंथ L है। मैं इसको दो हिस्सों में इक्वल पार्ट में काट देता हूँ, ठीक है। एक पार्ट की जो रेजिस्टेंस है वो हाफ हो जाएगी क्योंकि लेंथ हाफ हुई है, लेकिन रेजिस्टिविटी एज इट इज रहेगी। रेजिस्टिविटी डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करती, वो सिर्फ नेचर पे और टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। ओके जी, थैंक यू। उसका आंसर तो सेम ही आएगा। कल आप टेस्ट डिस्कस करवाएंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का? कल इंशाल्लाह ताला डिस्कशन होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, और परसों करंट इलेक्ट्रिसिटी की हफ्ते तक, और पीर को इंशाल्लाह ताला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाला चैप्टर जो हम स्टार्ट करेंगे। सर आपने एक वो बात भी बताई थी ना कि जब स्ट्रेच वायर होगी तो एरिया और लेंथ पे कुछ फर्क पड़ेगा, अगर आप दोबारा रिपीट कर सकें तो। मैं कर देता हूँ। स्ट्रेच के वर्ड में लेंथ जितनी इंक्रीज होगी ना जी, एरिया उतना ही डिक्रीज होगा। ओके लेंथ अगर 12 हो जाती है ना तो स्ट्रेच होना है ना उसने, जैसे एक चीज लंबाई में ज्यादा होती है तो वो ना थिन होना शुरू हो जाती है। तो इसका मतलब है कि अगर एक लेंथ अगर उसकी 2 टाइम्स आप कर देंगे, 12 करेंगे, तो उसका जो एरिया है वो 2 टाइम्स कम हो जाएगा। वो लेंथ और एरिया इसलिए कम ज्यादा होंगे कि वॉल्यूम जो है ना वायर का वो कांस्टेंट रहेगा। लेंथ अगर 2 टाइम इंक्रीज करेगी, एरिया 2 टाइम इंक्रीज कर जाएगा और वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, लेकिन रेजिस्टेंस जो है वो 4 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगी अगर ये इक्वल टाइम है, 2 टाइम्स हो रहे हैं। सर रेडियस का भी जरा बता दें सर। अगर एक मिनट बच्चे, बात समझ आ गई आपको? जी सर, आपकी समझ, थैंक यू। ठीक है, हाँ जी, अब बोलें। सर रेडियस का भी बता दें जरा, स्ट्रेचिंग और मतलब कि कंप्रेस किया है तो वायर का रेडियस हो गया डबल, तो मतलब कितनी रेजिस्टेंस होगी? अगर आपने स्ट्रेच से वायर का रेडियस डबल किया है, कंप्रेसिंग से होगा ना वो, तो एरिया फिर भी 2 टाइम इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि स्ट्रेच से एरिया ओवरऑल जो है सर रेडियस डबल किया, एक मिनट। स्ट्रेच करने से एरिया, आप कह रहे हैं कि आपने जो रेडियस है वायर का उसको 2 टाइम, यार वायर का एरिया स्ट्रेच से आप 2 टाइम इंक्रीज कर कैसे सकते हैं? सर स्ट्रेचिंग में कह रहा मैं, कंप्रेसिंग बाय कंप्रेसिंग। अच्छा, आपने कंप्रेस किया वायर को, कंप्रेस करने से उसकी लेंथ जो है वो डिक्रीज करेगी और उसका एरिया इंक्रीज करेगा, सही है। तो अगर आप रेडियस को 2 टाइम डिक्रीज करते हैं, एरिया इंक्रीज करेंगे, सर एरिया 4 हो जाएगा ना? नहीं, कंप्रेशन के केस में, स्ट्रेच के केस में वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट रहता है, उसमें तो एरिया में उतनी ही चेंज आएगी। कंप्रेशन के केस में अगर आप लेंथ को 2 टाइम अगर फॉर एग्जांपल डिक्रीज कर, लेंथ 2 टाइम डिक्रीज हो रही है ना, यही कह रहे हैं आप, और जो रेडियस है वो 2 टाइम इंक्रीज कर रहे हैं, आप ऐसे कह रहे हैं? सर मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि रेडियस इंक्रीज हुआ है 2 टाइम्स बाय कंप्रेशन, तो इसका मतलब है अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो रेडियस अगर 2 टाइम इंक्रीज हुआ है, ठीक है, तो इसका मतलब है एरिया जो है 4 टाइम डिक्रीज होगा। सर 4 टाइम इंक्रीज होगा ना? इंक्रीज होगा, एरिया 4 टाइम इंक्रीज होगा, लेंथ 4 टाइम डिक्रीज हो जाएगी, वॉल्यूम तो अगेन कांस्टेंट रहना है। सर रेजिस्टेंस R/16 हो जाएगी? यस सर, रेजिस्टेंस R/16 हो कर लेंगे ना, रेजिस्टेंस तो फाइंड कर लेंगे, वो मैं स्ट्रेच और कंप्रेस में लेंथ, एरिया और वॉल्यूम इनकी बात कर रहा हूँ, वो तो आप उसको सॉल्व कर लेंगे। 4 4 16 R/16 होगी। सर असल में लेंथ और एरिया के दरमियानी रिलेशन बनाना है ना हमने, मतलब जैसे रेडियस हमने डबल किया है तो एरिया हुआ 4 टाइम्स, तो हमने लेंथ को भी मतलब 4 टाइम वॉल्यूम कांस्टेंट करने के लिए डिक्रीज किया 4 टाइम, ऐसे ही है। रो वैसे डायमीटर
रो वैसे ही कांस्टेंट है, तो इसका मतलब है कि जब आप लेंथ को स्ट्रेच या कंप्रेस में जितनी चेंज लेंथ में आएगी उतनी उसके एरिया में आएगी। वो एरिया में चेंज उसके वायर के रेडियस से आ जाए या उसके डायामीटर से आ जाए, ठीक है ना, उससे वो आ सकती है। वायर वाले जितनी थिन होगा उसका डायामीटर में तो कम होगा, अगर रेडियस कम हो रहा है तो मतलब उन दोनों चीजों से चेंज एरिया में आएगी। सर एलएमएस एक क्वेश्चन बता दे। बच्चे लेक्चर ओवर हो गया, जल्दी पूछें। So two electric bulbs have tungsten filament of same length. If one of them gives 60 watt and other 100 watt, then sir इसका आंसर इन्होंने दिया हुआ 100 watt bulb has thicker filament. So ये किस बेस पे आंसर है? मुझे ये आप सेंड कीजिएगा, मैं देखूंगा, मुझे अभी स्टेटमेंट की समझ है क्या आ रही है। ओके। वो मेरा ख्याल है वो ग्लो का कॉन्सेप्ट है, ग्लो कौन सा ज्यादा करेगा कम करेगा? नहीं सर ग्लो का नहीं सर, मतलब पावर का ही पूछा हुआ और ये पूछा हुआ कि थिक और थिन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे है। रेजिस्टेंस जो, अगर रेजिस्टेंस की बात है, रेजिस्टेंस मैथ के इनवर्सली होती है। रो एल ओवर ए है ना, उसका मैथ का कॉम्बिनेशन बना ले, इसके साथ लेंथ के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, नीचे वॉल्यूम आ जाएगा, वॉल्यूम में आप डेंसिटी का कौन सा एम ओवर रो कर दें, तो रेजिस्टेंस मैथ के इनवर्स होती है, उससे करके देखिएगा। अगर यही सवाल है जो मैं बता रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग आंसर। जी सर ठीक है। ओके, थिक वायर होगी उसकी रेजिस्टेंस जो है वो कम होगी, थिन वायर तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, ये इनवर्स होते हैं। ओके बच्चों।